हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म का सेट नंबर आप लोग के साथ 12 डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 12 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा एल एम सिंधवी। याद रखिए एल एम सिंधी। और एल एम सिंधवी समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश भी रहा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप में मान्यता देना चाहिए। किसकी सिफारिश रहा था? एल एम सिंधवी समिति का भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही। आपसे पूछा है कि जो कथन दे रखा है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो आपका सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, याद रखिएगा। और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है? 250, याद रखिएगा 250। ठीक है, चलिए ये आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको दे रखा है पंचवर्षीय योजना और दूसरी तरफ आवर्ष आरंभ वर्ष दे रखा है। तो पहले दे रखा है 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये हुआ था 1974, यानी ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1956 हो जाएगा। तो ये भी सही 1 का यानी ए का 1, बी का 2 हो रहा है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992। ठीक है, यानी 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 1 2 4 3 राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लानिंग का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जी मिडल द्वारा। याद रखिएगा जी मिडल के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है। असम राज्य से नहीं, ये बताना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बधाई जो नृत्य है ये असम का नहीं है, बल्कि याद रखिए ये मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किए जाने वाले यह एक तरह का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वी राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि एकाधिकार का अर्थ क्या होता है। एकाधिकार का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एकल विक्रेता, यानी एक बेचने वाला और खरीदने वाला ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है? व्यापारी को ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन आम जनता को क्या होता है? हानि का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर, यानी बोल सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री क्या देशांतर जो है ये किस महासागर में कटते हैं एक दूसरे को। तो याद रखिए अटलांटिक महासागर में। कहाँ? तो अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा। ठीक है, 2 देशांतरों के बीच की दूरी को कितने मिनट लगता है? तो याद रखिएगा 4 मिनट, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है कोणार्क मंदिर के देवता हैं। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य, याद रखिए सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40, याद रखिए अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भी माना जाता है, ये फैक्ट याद रखिएगा। अब भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को वैधानिक दर्जा भी दिया गया था। और किस अनुसूची में इसको जोड़ा गया था भी याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है अवध राज को किसने ब्रिटिश राज
ब्रिटिश भारत राज में विलय किया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। याद रखिए लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। मृदा अपरदन से क्या होता है? मिट्टी का जो ऊपरी जो थोड़ा बहुत उपजाऊ होता है वो अपरदन के कारण क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो, ये अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में। इसकी गहराई कितनी है? तो 8,392 मीटर। याद रखिएगा। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरीना गर्त। याद रखिए जो कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। टोंगा गर्त भी क्या है? प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बुश वेल्ट्स घास स्थल पाए जाते हैं। बुश वेल्ट्स घास जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में। या दक्षिण अफ्रीका का ये कौन सा घास है? तो ये शीतोष्ण घास है। याद रखिए शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, चलिए अब देखिए घास को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक होता है उष्णकटिबंधीय घास, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नेपच्यून होगा। अब टोटल ग्रह कितना? पहले 9 था, अब कितना हो गया? 8 हो गया। सबसे दूर कौन हो गया? तो नेपच्यून हो गया। ठीक है, और नेपच्यून ग्रह का कलर कैसा होता है? वह हरा रंग का होता है। कैसा होता है? हरा रंग का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी सानिया मिर्जा इसका राइट आंसर। यानी सानिया मिर्जा जो है कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसे 185 ईस्वी पूर्व में इसके सेनापति कौन था? पुष्यमित्र जो है इसकी हत्या करके अशुंग वंश की स्थापना किया था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। और किसके शासनकाल में? याद है कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था इब्न बतूता। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। याद है 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड को कहा। याद है उत्तराखंड राज्य को अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है अमीर खुसरो एक थे। तो अमीर खुसरो क्या थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा राइट आंसर आपका डी होगा। और अमीर खुसरो जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल को भी देखा था। ये भी याद रखिएगा अमीर खुसरो ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, किसी न्यायालय द्वारा रीट जारी किया था। याद रखिए रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 रीट जारी करने का अधिकार किस है? उच्चतम न्यायालय का है। और उच्च न्यायालय का अधिकार है अनुच्छेद 226 के अधीन भी 5 रीट जारी कर सकता है। ये उच्च न्यायालय का किस अनुच्छेद के तहत? तो 226 और 36 जो है 32 जो है ये उच्चतम न्यायालय का अधिकार है रीट जारी करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये हम्पी में है। कहाँ है?
तो ये हम्पी में स्थित, याद रखिएगा हम्पी कहाँ है, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर, याद रखिएगा। और हम्पी विजयनगर राज्य की कहाँ है, राजधानी है। अब विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ये भी पता होना चाहिए। 1326 में इसकी स्थापना हुआ था, और किसने किया था, हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि विजयनगर राज्य का महानतम शासक यानी सबसे महान शासक कौन था, तो कृष्णदेवराय थे, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है, तो याद रखिए तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पे स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य पर चार वंशों ने शासक किया था, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और विजयनगर का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो याद रखिए कृष्णदेवराय, जो बाबर ने भारत के सबसे शक्तिशाली राजा बताया था, किसको, कृष्णदेवराय को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेष पर हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वारंगल, इसका राइट आंसर, याद रखिएगा वारंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारंगल क्या था, काकतीय वंश की स्थापना की थी, याद रखिए वारंगल में काकतीय वंश की स्थापना की गई थी, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था, विजयनगर का शासक कौन था, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा देवराव द्वितीय, याद रखिए देवराय द्वितीय। ठीक है। और अब्दुल रज्जाक जो है कहाँ से आया था, फारस से आया था, भी याद रखिए, जो यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो उस समय विजयनगर के शासक कौन था, तो देवराय द्वितीय, भी याद रखिएगा। और इटली के यात्री जो निकोलो कोंटी जो है किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय प्रथम, याद रखिएगा देवराय प्रथम। जो इटली के यात्री निकोलो कोंटी जो है वह देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ज्ञान होता है, याद रखिए ज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो निष्ठा पूर्वक पास बैठना इसका राइट आंसर होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि सांभर लवन झील कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में, याद रखिए ये राजस्थान में है। और सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भी याद रखिएगा। ठीक है। एक आता है जनरली क्वेश्चन आता है डल और उलर झील, ये कहाँ थी, जम्मू कश्मीर में है। एक सुकना झील होता है, क्या होता है, सुकना झील, ये सुकना झील कहाँ थी, चंडीगढ़ में है। और अनुपम झील कहाँ है, तो ये बिहार में है, कहाँ, तो कैमूर वनीय अभयारण्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1853 में, याद रखिए 1853 में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ, तो बम्बई से थाने। कितना किलोमीटर चलाया गया था, तो 34 किलोमीटर। उस समय भारत में किसका शासन था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ था। अब आपसे पूछा कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा, तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था। और एक क्वेश्चन और बनता है रेलवे से, सबसे अधिक रेलवे का विस्तार मतलब सबसे फैलाव जो रेलवे का किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। बाकी महानदी, रावी नदी, चिनाब सभी का उद्गम जो है भारत में है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है। जैसे ब्रह्मपुत्र और होता है सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ये सब का भारत से अलग, भारत से बाहर का इसका स्रोत है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर पर स्थित हिमानी से निकलती है। ठीक है। चलिए इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है, तो ये 2900 इसकी लंबी है। अब भारत में ये कितना किलोमीटर आता है, तो याद रखिएगा 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर भारत में बहती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि डैश दे रखा है को स्वतंत्रता आंदोलन को कि ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी अरुणा आसिफ अली को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए सरोजिनी नायडू की बात किया था। सरोजिनी नायडू जो है ये भारत के प्रथम राज्यपाल बनी, और किस राज्य की राज्यपाल बनी थी, तो उत्तर प्रदेश के। ठीक है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा प्रथम भारतीय महिला जो थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की थी, कब,
तो 1925 में कहाँ, तो कानपुर अधिवेशन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर प्रथम पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट होगा, प्रथम पूछा जाएगा तो प्रथम महिला भारतीय कांग्रेस कौन है, तो याद रखिए एनी बेसेंट। लेकिन प्रथम भारतीय लगाकर पूछेगा तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है निम्नलिखित में कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में किन राज्यों में, तो सबसे अधिक किस राज्य का घनत्व होता है, तो आपको पता है कि बिहार का है, उससे कम किसका है, तो बंगाल का हो जाएगा, और उसके बाद केरल का, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, बिहार का, कितना है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। अब भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। अब भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका, था अरुणाचल प्रदेश का, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि आमेर महल कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जयपुर में, कहाँ है, ये जयपुर में स्थित है। जिस तरह से सवाई जयसिंह जयपुर के प्रसिद्ध शासक थे, और सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाए थे, भी फैक्ट याद रखिएगा। जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो जयपुर को ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षण स्थल नहीं है, बाघ संरक्षण स्थल नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सुल्तानपुर जो है ये बाघ संरक्षण स्थल नहीं, बल्कि सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में स्थित है, और यह जल पक्षी के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे उसी तरह से यहाँ सरिस्का दे रखा है, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ, ये राजस्थान में है। बांदीपुर की अगर बात करते तो ये कर्नाटक में स्थित है। अब मानस कहाँ है, तो ये आपका असम में अवस्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सिंगापुर का, याद रखिए सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासन का, याद रखिए स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि वह प्रथम राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जिम नेशनल पार्क इसका राइट आंसर, याद रखिए जिम नेशनल पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिम नेशनल पार्क की स्थापना कब किया गया था, तो 1936 में, और ये है कहाँ, किस राज्य में, तो ये उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड में, ठीक है। अगर हम पेरियार नेशनल पार्क की अगर बात करें, पेरियार तो ये कहाँ है, ये केरल में, बांदीपुर कहाँ, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन का संग्रह करना था, ठीक है। और महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, अभी तक याद रखिए 17 बार आक्रमण कर चुका था, ठीक है। पहला आक्रमण कब किया था, तो पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो जयपाल के विरुद्ध था। और अंतिम आक्रमण किसके था, जाटों के विरुद्ध। और जाटों पर कब आक्रमण किया था, 1027 ईस्वी में, और उसके बाद 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन सा, देखिए राजधानी देश की राजधानी से और मुद्रा से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए कन्फर्म यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन बनने वाला है। निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा दुशांबे इसका राइट आंसर हो, याद है दुशांबे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया, याद रखिए 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कॉफ़ी जिसको बोलते हैं बागान लगाए गए थे, तो कहाँ इसका बागान लगाया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा
चिकमंगलूर जनपद में, याद रखिए चिकमंगलूर जनपद में सबसे पहले लगाया था। और ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में। कहाँ है? ये कर्नाटक में। इसी तरह आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यानी कहवा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में ही होता है। और देश में पूछा है किस देश में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है कहवा का यानी कॉफ़ी का? तो ब्राज़ील पहले नंबर पे आता है। और कहवा जो है एक गर्म पेय पदार्थ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है उपन्यास द ओपिनियन ट्रॉफी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जी.बी. मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे यानी अध्यक्ष थे। आज जी.बी. मावलंकर पर अविश्वास प्रस्ताव भी लगाया गया था, अभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमारी। प्रथम महिला पूछेगा तो मीरा कुमारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है कि नदियों को जोड़ने यानी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का कार्यक्रम के अंतर्गत नदी से के नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। तो आपको बताना है किस नदी के साथ इसको जोड़ा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बेतवा नदी। याद रखिए बेतवा नदी और के नदी दोनों जो है ये यमुना नदी के क्या है? सहायक नदी। याद रखिए यमुना नदी के दोनों सहायक नदी हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है कि मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर के भाग। याद रखिए अटलांटिक महासागर के भाग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश कौन है? तो याद रखिएगा ये भारत है, यानी भारत। 2023 से पहले भारत आयोजक कब था? तो 1996 में। याद है 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हुआ था, उसके बाद 2023 में हुआ। अभी तक भारत जो है कितने मिस वर्ल्ड जीत चुका? तो याद रखिएगा 6। ठीक है, पहला कौन जीता है? पहला होगा रीता फारिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में आकाश कुमार किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तलवारबाजी में। याद रखिए तलवारबाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बिहार जो है केवें नंबर पे था? तो 24वें नंबर पे। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया यूथ गेम 2023 में पहले नंबर पे कौन से राज्य हैं? तो प्रथम पहले नंबर पे आपका हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, जो टोटल कितने पदक जीता? तो 161 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। और हरियाणा जो 128 पदक जीतकर दूसरे स्थान पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सह सहयोग यानी SCO का अस्थायी सदस्य बना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ईरान इसका राइट आंसर हो। याद रखिए ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी हरियाणा इसका राइट आंसर। याद रखिए हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा है कि 100% विद्युतीकरण करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और 100% LPG गैस में भी अगर पूछेगा कि 100% LPG गैस कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब पूरी तरह से डिजिटल बैंक वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वह केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है कि आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का समानुपात यानी मैग्निफिकेशन की बात यानी आवर्धन की बात किया जा रहा है। तो m बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी S2 बाई क्या हो जाएगा? H1। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर होगा और नीचे होगा वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है ऑप्शन डी, यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बट्टा का साने से दे रखा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार और नीचे हो जाएगा वस्तु का आकार। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व
दाब समान अवस्था की तुलना में होता है तो क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या होता है? तो कम होता है। याद रखिए कम होता है। ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये भी याद रखिए। ठीक है, ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होता है। ध्वनि सबसे अधिक चाल इसका किस में होता है? तो सॉलिड में होता है। उससे कम किस में होता है? लिक्विड में। सबसे कम किस में होता है? तो गैस में। ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पीला रंग बनता है। याद रखिए पीला रंग बनता है। तो आपको कलर याद होना चाहिए कि प्राथमिक कलर कौन कौन सा होता है। तो रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। ये प्राथमिक कलर हो गया। और द्वितीय कलर क्या होता है? पीला होता है, मैजेंटा होता है, और पिकॉक होता है और पिकॉक नीला होता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगर तीनों हम प्राथमिक कलर को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बने? कमेंट्स में बताइएगा। तीनों प्राथमिक कलर को अगर हम सही अनुपात में मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? ठीक है, कमेंट्स में आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि जर्मेनियम क्रिस्टल में आप बंधन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सहसंयोजी बंधन। याद रखिए सहसंयोजी बंधन इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु तक पहुँचने के लिए उस गेंद पर लगाया गया समय आपको बताना, समय फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ एक फार्मूला होता है T होता है U/G होता है। देखिए जब मैक्सिमम ऊंचाई का मतलब क्या, वहाँ पर अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको ऐसे आप चेक बना सकते हैं। V क्या होता है? U माइनस क्या हो जाएगा? GT हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि अंतिम वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीरो हो जाता है। भी जीरो हो जाता है। कुल मिलाकर यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो T क्या हो जाएगा? U/G हो जाएगा। और यहाँ पर U का वैल्यू कितना? 49 हो जाएगा। 49 होगा। और G का मान आपको 9.8 रखना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 सेकेंड आएगा। कितना आएगा? 5 सेकेंड आए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है कि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, यानी शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कैथोड किरण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की धारा, यानी इससे इलेक्ट्रॉन की धारा प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और कैथोड किरण क्या होता है? अदृश्य होती है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है? अदृश्य होता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कि मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? कहाँ पर करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ग्रसनी में करते हैं। याद रखिएगा ये ग्रसनी में करते हैं। ठीक है, और आप लोग को पता होना चाहिए कि भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से क्या होता है? इसका पाचन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है लोहा लौह चुंबकीय होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 770 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है किसमें एल्युमिनियम नहीं होता? आपसे पूछा जा रहा है किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फ्लोरस्पार में एल्युमिनियम नहीं होता। इसका फार्मूला क्या होता है? CaF2 होता है। इसमें एल्युमिनियम नहीं पाया जाता। बाकी डोलोमाइट, फेल्डस्पार्स और माइका सब में क्या होता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है कब होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ब्रिक के प्रतिस्थापन में, यानी ब्रिक के प्रतिस्थापन किडनी जब काम नहीं किया तब वहाँ पर डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल रंग का विक्षेपण क्या होता है? सबसे कम होता है, यानी इसका स्कैटरिंग जो सबसे कम होता है, यानी इसका वेवलेंथ, ये भी याद, इसका वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है और उसका वेवलेंथ क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है कि ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान तक
किसी राशि यानी एक्स का स्थानांतरण करती है तो बताना कि एक्स क्या होता है। एक्स क्या होता है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक्स क्या होता है? एक तरह का ऊर्जा होता है। याद रखिए एक्स क्या होता है? एक तरह का ऊर्जा होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए ध्वनि जो है, ध्वनि किसी माध्यम पे यानी वह प्रत्यास्थानिक घनत्व पे भी डिपेंड करता है। और ध्वनिक तरंग की जो चाल जो है वह तापमान के बढ़ने से क्या होता है, ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। और आर्द्रता में क्या होता है यानी ह्यूमिडिटी में क्या होता है? आर्द्रता बढ़ने से भी क्या होता है? ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम दाब को बढ़ाते हैं, दाब की अगर बात करते हैं तो दाब बढ़ने से या घटने से ध्वनि की चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी बी आपका करेक्ट आंसर यानी लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका वजन लगभग कितना होता है? 1.5 किलो से 2 किलो इसका वेट होता है। 1.5 किलो से 2 केजी तक इसका क्या होता है? वेट होता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, यकृत जो है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और एक प्रोटीन और क्रिएट होता है हिपैरिन। हिपैरिन का काम क्या है? हिपैरिन जो प्रोटीन है उसका उत्पादन भी यकृत में होता है, जो शरीर के अंदर जो यानी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको जमने से क्या करता है? रोकता है। एक का काम है जमाना, दूसरे का काम है जमाने से रोकना। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है कि अमाशय में भोजन का पश्चात क्या मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा, जठर रस। याद है जठर रस इसको बोलते हैं या गैस्ट्रिक जूस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये हल्का पीले रंग का अम्लीय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि मांस, अंडा, मछली का यकृत और दूध निम्नलिखित में से किसका स्रोत है? तो ये विटामिन डी का स्रोत। याद रखिएगा विटामिन डी का स्रोत है। इसको रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। याद रखिएगा। विटामिन डी के कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है या ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग क्रिएट होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इनमें से कौन सा एंटीजन पाए? इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। याद रखिए इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और ब्लड ए की बात करें इसमें एंटीजन ए पाया जाता है। ब्लड बी की बात करते हैं इसमें बी एंटीजन पाया जाता है। अगर हम ए बी की बात करते हैं इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है। लेकिन ओ में क्या होता है? कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये एल्कीन का हो गया, ये एल्काइन का है, आइए एल्केन का सामान्य सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा, टुकड़े को पूरी पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो याद रखिए वह अपरिवर्तित रहे। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जब बर्फ पानी पर रहता है तो कितना भाग पानी के ऊपर है, कितना भाग पानी के नीचे होता है? तो याद रखिए जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग जो है वह पानी के ऊपर होता है और 9/10 भाग वह पानी के नीचे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। 4 सेकेंड के बाद वह धरातल पर पहुँचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई आपसे पूछा है कि इसकी ऊंचाई कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि एस बराबर क्या होता है? यूटी। यूटी क्या होता है? यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये फार्मूला होता है। तो एक मीनार को एक शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। तो शून्य वेग के साथ नीचे गिराने का मतलब क्या कि स्टार्टिंग वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 की बात किया जा रहा है। तो जब 0 की बात है तो पूरा ये वाला पार्ट 0 हो जाए। सिर्फ हमको बचा क्या? 1/2 जी टी स्क्वायर बचा। क्या बचेगा? यानी एस इक्वल टू क्या बचेगा? 1/2 और जी टी स्क्वायर ये खाली बचेगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/2 और जी का मान आपको दे रखा है 10 होगा और टी कितना है? 4 सेकेंड। तो 4 होगा 16 क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो काटिए इसको तो 8 यानी 80 मीटर आएगा। कितना आएगा? 80 मीटर। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या? देखिए जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। याद रखिए प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर फैक्ट याद रखिए, कुछ चीज़ हम बताने जा रहे हैं।
हाँ, तो पहले देख लीजिए यहाँ पर धातु को अगर हम गर्म करते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब हम अधातु को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध जो है क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अगर मिश्र धातु को अगर हम हीट करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्युत अपघटय हो और अर्धचालक, विद्युत अपघटय हो और अर्धचालक हो, अगर वो दोनों को भी अगर हम हीट करेंगे तो हीट करने पे दोनों का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, ये कवक होता है। क्या होता है, एक तरह का ये कवक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया, डीएनए संरचना के मॉडल किसने दिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। याद रखिए, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होता है। कौन कौन सा होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है कि विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है, तो किसका स्रोत है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अंकुरित अनाजों में। याद रखिए, अंकुरित अनाजों में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। अगर विटामिन ई की कमी होगा तो सेक्स पावर क्या हो जाएंगे, घट जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 12 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। इसी के साथ में वीडियो करते समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।